गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था, क्या मिला था? T=2π√L/G। तो यहाँ से हम लोगों ने रिजल्ट ऑब्टेन किया था कि T इज़ प्रोपोर्शनल टू √L एंड T इज प्रोपोर्शनल टू 1/√G। यानी इस टाइम पीरियड T की जो वैल्यू है इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। इसलिए अगर सिंपल पेंडुलम वाली वॉच को अगर हम अर्थ सरफेस से एबव, अर्थ सरफेस से नीचे यानी प्लेस को बदलेंगे तो चूंकि प्लेस के बदलने से ये जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इसलिए हमारी घड़ी जो है, जो सिंपल पेंडुलम वाली होगी, वो क्या हो सकती है? स्लो फास्ट हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वॉच बनाया जिसकी वैल्यू, जिसके टाइम पीरियड की जो वैल्यू है उस ग्रेविटी पर जी पे डिपेंड नहीं करती है। तो उसके लिए हम लोग अब ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे। किसके लिए? स्प्रिंग का, कि स्प्रिंग से एक पिंड को क्या करेंगे? लटका देंगे। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हेडिंग डालिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी suspended by a लाइट स्प्रिंग। ऐसा कोई भारी स्प्रिंग नहीं ले लेंगे जिसका वेट खुद उस पर उसको इफेक्ट डालने लगे। लाइट स्प्रिंग, एक लाइट स्प्रिंग से एक बॉडी को क्या करेंगे? लटका देंगे। अब देखते हैं कि वो कैसा मोशन करेगा, और मोशन जब कर लेगा तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो बनाइए मेरे साथ डायग्राम। पहला डायग्राम बनाइए कि ये हमारा बेस है जहाँ से स्प्रिंग को लटकाएंगे। ये बना दिया, ठीक है। ये है फिगर नंबर 1। दूसरा केस क्या है कि इससे अब एक बॉडी को लटका देंगे। बनाइए। तो जैसे ही बॉडी को लटकाएंगे तो इस वाले पोजीशन से देखिए, अगर इस लाइन को हम बना दें तो अब ये क्या करेगा? ये जो स्प्रिंग है वो इसकी लेंथ बढ़ेगी। ये लेंथ बढ़ रही है, ये लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ एक बॉडी हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो इसका वेट क्या करेगा? वो नीचे की ओर। इसका मास हमने m मेजर कर लिया, और स्प्रिंग क्या करेगा? इसको ऊपर की ओर क्या करेगा? पुश करेगा, पुल करेगा। पुश नहीं करेगा, पुल करेगा। पुश तो धक्का देने को कहते हैं, ये पुल करेगा। तो एक हुक भैया थे, उन्होंने अपना लॉ दे दिया। तो यहाँ एक नोट डाल करके हुक्स लॉ लिख लीजिए। नोट, बहुत बड़ा लॉ नहीं है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ क्या होता है कि एक स्प्रिंग में अगर x डिस्प्लेसमेंट कर ले, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? ये यहाँ पर था और खींच करके इतना हो गया। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट x हो, यानी किसी स्प्रिंग में हम खिंचाव कितना कर दें? x सेंटीमीटर, तो इस पे जो फोर्स लगता है इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F इक्वल टू -k इंटू x। इस k को कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, वेयर स्मॉल k को क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट।
फोर्स कांस्टेंट। तो ये जो फोर्स है इसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो इस रेस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है इस डिस्प्लेसमेंट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होती है। जिधर डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसके अपोजिट। देख लीजिए, हमने डिस्प्लेसमेंट नीचे किया तो ये फोर्स किधर लगा? ऊपर। तो ये F का सिंबल, ये हुक्स लॉ है। दिस लॉ इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ये इसका वेट नीचे इसको खींचा और स्प्रिंग ने इसको ऊपर, तो इस समय भी कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो फिगर नंबर 2 में कोई मोशन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो क्या है? इन केस 2। पहले डायग्राम पूरा कंप्लीट करिए। इतना लिख लिया तो लिख लीजिए जल्दी से, तो क्योंकि नोट मैं मिटाऊंगा। तो इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी? चूंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? F इक्वल टू माइनस kx। ये कहाँ से आया? बाई हुक्स लॉ। तो ये नोट अपना लिख लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर जी हुक्स लॉ तो बताया ही नहीं। ये हमने बता दिया, नोट कर लिया। अब एक तीसरा डायग्राम बनाइए। अब तीसरा डायग्राम हम कब बनाएंगे? जब आप इसको नोट को बना लेंगे। जल्दी से नोट को बनाइए। अब मैं इसको मिटा देता हूं, वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिए। हमने इसको मिटा दिया। अब इसमें मोशन कराना है, तो मोशन कब होगा? जब इस स्प्रिंग को इस पोजीशन से, अब देखिए ये वाला पोजीशन आया है ना, एक लाइन ये बना लीजिए और एक ये लाइन थी। अब इस स्प्रिंग को थोड़ा सा और नीचे खींच लेंगे, और खींच लिया और बड़ा सा हो गया, और बड़ा सा हो गया, यहां तक खींच दिया। और खींच करके, अब जब खींच करके इसको छोड़ देंगे तो क्या करेगा? ये इस पोजीशन पर तो बैलेंस था। अब यहां से हमने और नीचे खींच दिया। कितना डिस्टेंस? y डिस्टेंस नीचे खींच दिया। ये जो बॉडी है इसको हमने y डिस्टेंस इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच दिया। कितना? y डिस्टेंस। पहले कितना खींचा था? x डिस्टेंस। यानी टोटल स्प्रिंग में इस समय खिंचाव कितना आ चुका है? x प्लस वाई। अब इस समय क्या काम करेगा? जब इसको डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो इस समय इस पर एक फोर्स काम करेगा। अब ये वाला फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इस समय x से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये F डैश फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि जितना ही स्प्रिंग को खींचेंगे उतना ही ताकत बढ़ती चली जाएगी। इस समय F था, हमने F1 कर दिया। अब जब स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो ये ऐसे स्टेशनरी बनेगा नहीं, ये क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे इसको छोड़ देंगे तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन इसका होने लगेगा। तो ये ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा। तो ऊपर इसको भगाने के लिए कोई फोर्स, यानी ये अब इसकी टेंडेंसी क्या है कि जब हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिए तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो एक फोर्स एक्ट करेगा। मान लिया कि वो जो फोर्स है F डबल डैश है। वो क्या होगा? इस दोनों फोर्स के डिफरेंस के इक्वल होगा। कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा हो, 2 न्यूटन का फोर्स नीचे है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 न्यूटन, जो कि एबव काम करेगा। तो उसी प्रकार से जो F डैश है और इसका डिफरेंस ये F डबल डैश है। ये फोर्स क्या करेगा? ये बॉडी को ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो हमें इस फोर्स को क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। तो लिखिए इन केस 2, इन केस 2 क्या है? इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम के केस में इक्विलिब्रियम तब होता है जब उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, यानी जितना न्यूटन का बल ऊपर लगे उतना ही बल नीचे लगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mg, और ये हुक्स लॉ से क्या होता है, F की वैल्यू माइनस kx के इक्वल, तो ये हो गया mg, इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्विलिब्रियम के केस में दोनों फोर्स, और ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, बाई हुक्स लॉ, यहाँ पर नीचे बगल में लिख देंगे, सिंस F इक्वल टू माइनस kx। माइनस साइन ये शो करता है कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है इस डिस्प्लेसमेंट x के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट हमने नीचे किया तो फोर्स किधर काम किया, ऊपर की ओर, तो इसलिए हमने F की वैल्यू क्या रखा, माइनस kx। तो अब इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना मिटा देते हैं, जगह हमारा बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके जल्द से जल्द लिखिए, इसको भी मिटा देते हैं, जगह मेरा पूरा बन गया। अब क्या है, इन केस यहां फर्स्ट नहीं लिखे, इन केस फर्स्ट, इन इक्विलिब्रियम F इक्वल टू mg। नाउ इन केस ये 2 है भैया, ठीक कर लो, क्योंकि फर्स्ट वाला तो केवल स्प्रिंग लटका हुआ है। इन केस 2 एंड इन केस 3 नेट फोर्स acting on the body क्या है, हमने मान लिया है F डबल डैश। ये F डबल डैश की वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों फोर्स है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, तो जो F डैश माइनस mg, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस F डबल डैश के इक्वल है। अब F डैश की वैल्यू हुक्स लॉ से, बाई हुक्स लॉ F डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इक्वल टू क्या होता है, माइनस फोर्स कांस्टेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए x प्लस वाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस वाई, क्योंकि F इक्वल टू माइनस kx होता है, k इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट थर्ड केस में कितना है, x प्लस वाई माइनस mg। इसको ओपन करिए तो ये हो जाएगा माइनस kx माइनस ky, और ये हो गया mg, और mg की वैल्यू देखिए बाई इक्वेशन, mg की वैल्यू कितनी है, माइनस kx, mg की वैल्यू माइनस kx, कहां से आया, बाई 1 mg की वैल्यू देख लीजिए, mg की वैल्यू कितनी है, माइनस kx, ये माइनस तो पहले से था, mg की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो ये माइनस kx, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये खत्म, तो कितना आ गया, माइनस का k बाई, यानी जो इस पे नेट फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू वाई है, यानी जिधर हमने डिस्प्लेसमेंट यानी इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा तो ये ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, देख भी रहे हैं। अब जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो वहां पर न्यूटन भैया दौड़ के आ जाते हैं, बोलते हैं कि भैया फोर्स जो है वो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में होता है, जिधर फोर्स एक्ट करेगा उधर ही एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो इस फोर्स की वजह से मान लिया कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज अल्फा, और इस बॉडी का मास हमने क्या माना था, m। Therefore, by Newton's second law, by Newton's
सेकेंड लॉ। फोर्स, ये जो नेट फोर्स है किसी बॉडी पे लग रहा था वो एम मास का, और एक्सेलरेशन कितना होता है प्रोड्यूस अल्फा, ये हमने सपोज कर लिया। वेयर अल्फा इज, वेयर अल्फा इक्वल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये कहाँ से है, न्यूटन सेकेंड लॉ से। न्यूटन सेकेंड लॉ यही बोलता है कि अगर किसी बॉडी का मास m हो, उसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन अल्फा हो, तो m और अल्फा के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो यहाँ जो नेट फोर्स कितना ऐड किया था, F। अब यहाँ F डबल डैश की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में। इम्प्लाई दैट F डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, -ky। तो डाल दीजिए ऐसे, ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये 1, ये 2, ठीक से लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या हो गया, बाई 2 एंड 3। बाई 2 एंड 3 वी गेट, क्या हो जाएगा, m इंटू अल्फा, इस F डबल की वैल्यू कहाँ रख दिया, यहाँ पे, इक्वल टू -k इंटू वाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, -k/m, ये मिल गया, और इंटू वाई। तो यहाँ से क्या मिल गया, ये एक रिजल्ट हमको मिल गया जो क्या शो कर रहा है कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू -y। क्यों, क्योंकि k है फोर्स कांस्टेंट, एक स्प्रिंग के लिए उसका फोर्स कांस्टेंट फिक्स होता है। जब स्प्रिंग नहीं बदलेंगे तो उसका k, ये स्मॉल k है, और m है इस बॉडी का मास। तो जिस बॉडी को लेकर के ऑसिलेट कराए हैं वो बॉडी हमारा फिक्स है। ऐसा नहीं है कि उछलते उछलते बॉडी का मास जो है हमारा चेंज हो गया। तो k और m फिक्स हो गया, तो केवल y हमारा वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। y अगर इधर है तो इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर। तो ये कैसा मोशन हो गया, implies that motion of body is simple harmonic motion। तो कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट मोशन ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस चीज को लिख लीजिए। लेकिन हम लोगों ने हेडिंग क्या डाला है कि फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्प्रिंग। अगर ये लाइट स्प्रिंग नहीं होता उस केस में इसका वेट भी इसमें जोड़ना पड़ता। तो इसलिए हमने वैसे स्प्रिंग को नहीं लिया। ये लाइट स्प्रिंग का मतलब इसके वेट के कंपैरिजन में इसका वेट बहुत निग्लेजिबल है, बहुत कम है। ये पहला पार्ट हो गया क्या कि जो मोशन है बॉडी का कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, इस इक्वेशन 4 का कंपैरिजन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से करेंगे। देयरफॉर नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 4 by the equation of simple harmonic motion
क्या होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट बॉडी है सिंपल हार्मोनिक मोशन किया तो उसका इक्वेशन ये मिला, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है वो ये वाला होता है। अब जरा दोनों का कंपैरिजन करिए, अल्फा है तो अल्फा है, माइनस है तो माइनस है, वाई है तो वाई है। इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा हुआ, के बाई एम। तो क्या मिल गया, कंपेयर करने के बाद देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, के बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई, अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो इसको क्या किया, पलट दिया, तो t अपान 2 पाई की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट, राइट में भी पलट गया, m बाई के। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या मिल गया, देयरफॉर इस वाले के बाद यहाँ t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। दिस इज द required formula for a period of oscillation of a body suspended by a light spring। तो इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ से एक नोट लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्द से जल्द लिख लीजिए। दिख रहा है, ओके, एक नोट लिख लीजिए। एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं भाई। सिंस टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला कि जो टाइम पीरियड t है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, यानी मास के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड ये टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट के, यानी उसके फोर्स कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो पहली बात हो गई। नंबर 2 क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है, देखिए इसमें कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं आया है। सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is absent since acceleration due to gravity is absent in formula t equal to 2 pi under root m by k। इसमें है ही नहीं। सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, स्मॉल g, सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज एब्सेंट इन फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, देयरफॉर so it is independent ऑफ g, यानी g पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब कि अगर स्प्रिंग वाली वॉच को अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, हर बार उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जितनी स्प्रिंग वाली वॉच है उनका टाइम पीरियड कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि
उसका जो टाइम पीरियड है इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड नहीं करता। तो जब कभी हम खान में जाते हैं, माइंस में, या क्या कहते हैं एवरेस्ट पर चले जाएं, उस केस में इसके टाइम पीरियड पर हमारा क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखना चाहते हैं कि अगर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। Combination of springs। इसमें दो केस है, एक है सीरीज, एक है पैरेलल। तो ये हमारा बेस, और यहाँ से हमने ये एक स्प्रिंग लिया और एक दूसरा स्प्रिंग फिर जोड़ दिया इसी में, और इससे एक ऑब्जेक्ट क्या किया, सस्पेंड कर दिया यहाँ। और इसको हमने क्या किया, वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे ले जा करके छोड़ दिया। यहाँ इसके इस पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट कहाँ लेके चले आए, नीचे। इसको y डिस्टेंस नीचे, इसका वेट किधर काम करेगा, mg, नीचे की ओर काम करेगा। जब y डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो इस पर एक फोर्स काम करेगा F। तो जब इसको y डिस्प्लेसमेंट नीचे करेंगे तो इसका मान लिया कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है पहले वाले का K1, दूसरे वाले का K2। तो अब ये क्या करेगा, जब F फोर्स से इसको नीचे हम खींचेंगे तो इन दोनों पर F फोर्स किधर काम करेगा, F फोर्स इस पर भी काम करेगा, F फोर्स इस पर भी काम करेगा। मगर इनमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनके फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से होगा। तो मान लिया कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो x1 होता है, x1 ना करके हम y1 मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को y मान रखा है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा मान लिया कि वो y1 होता है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो y2 होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर ये y सेंटीमीटर नीचे गया, ये y2 सेंटीमीटर गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यहाँ लिखिए सिंस y इक्वल टू y1 प्लस y2। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, हम ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो इन दोनों में जितना खिंचाव आएगा उन दोनों खिंचाव को क्या किया, जोड़ देंगे, तो नेट इसमें जितना खिंचाव आया वो मिल गया, y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब बाई हुक्स लॉ, ये इक्वेशन डाल दीजिए, बाई हुक्स लॉ, बाई हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट, अगर फर्स्ट स्प्रिंग के लिए लिखेंगे F इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट K1 इंटू इसमें डिस्प्लेसमेंट Y1, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड वाले के केस में लिखेंगे तो F इक्वल टू K2 इंटू Y2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Y1 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस इक्वेशन को ले ले, ये वाले को, तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या निकलेगी, F अपान K1, और इस वाले इक्वेशन को ले ले, ये दोनों को, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को ले ले। पहले हमने इन दोनों को लिया,
ठीक है, पहले इन दोनों को, तो ये इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों को लेंगे तो y2 की वैल्यू कितनी मिल गई, f अपान k2, f अपान k2। y1 y2 की वैल्यू किस में रख दिया, 1 में। पुटिंग y1 and y2 in 1 we get, क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू f1, और यहाँ गलत लिख गया क्योंकि हुक्स लॉ में ये माइनस आता है, माइनस k, तो ये माइनस k2y, तो क्या मिल गया, माइनस f, यहाँ से आ गया माइनस f, तो इसकी वैल्यू माइनस f अपान k1, और यहाँ पर वैल्यू प्लस माइनस f अपान k2। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस f, तो मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस y हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये f, और यहाँ से निकल गया 1 अपान k1 प्लस 1 अपान k2। यहाँ से जो माइनस निकला हमने माइनस को इधर दे दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस y इक्वल टू f, क्या मिल जाएगा, k2 प्लस k1 अपान k1 k2। तो यहाँ से अगर f लिखना चाहें तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यह जाएगा, तो ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस k1 k2 अपान k1 प्लस k2 इंटू y, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, f को हमने यहीं रखा और बाकी सबको इधर ले आया, तो हमें एक फार्मूला ये मिल गया, f इक्वल टू, अब यहां हुक्स फार्मूले से कि अगर इन स्प्रिंग का क्या हो, इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या हो, k हो, लेट इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट of both spring is capital K, then by Hooke's law, क्या बनेगा, Hooke's law F इक्वल टू, ये जो नेट फोर्स काम कर रहा है F इक्वल टू, ये जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमने माना माइनस K, और कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, y। F की वैल्यू कितनी आई है, इसको रख दीजिए, F की वैल्यू है माइनस k1 k2 अपान k1 प्लस k2 और इंटू y इक्वल टू माइनस k y, तो माइनस से माइनस मर गया, y से y मर गया, बचा क्या, देयरफॉर k इक्वल टू क्या मिला, k1 k2 अपान k1 प्लस k2। यानी सीरीज केस में जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू किस फार्मूले के द्वारा मिलती है, इसके द्वारा। और इस रिजल्ट को अगर रेसिप्रोकल करके लिखना चाहेंगे तो याद करने के रूप में हो जाएगा,
तो जरा इस लाइन के बाद आ जाइए ऊपर। इस फार्मूले को ही रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देयरफॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो k की वैल्यू कितनी आई है, K1 K2 अपान K1 प्लस K2, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई इसकी वैल्यू K1 K2 अपान K1 प्लस K2, और इसको ऊपर करके लिख सकते हैं। क्या मिल गया, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 अपान K1 K2 और इंटू m। तो ये हमारा फाइनल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला मिल गया। कब, जब हम स्प्रिंग को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ करके ऑसिलेट कराएंगे। अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑसिलेट कराते हैं और देखते हैं कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना मिलता है। जल्द से इसको नोट करिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दोनों स्प्रिंग के दोनों एंड एक बेस से जुड़े होंगे और जो उसके दूसरे एंड होंगे वो बॉडी से जुड़ा होगा। तो ये इस प्रकार से जुड़ा होगा। ये हमारा पहला स्प्रिंग और ये हमारा दूसरा स्प्रिंग, दोनों को हमने जोड़ दिया और यहाँ से बॉडी को लटका दिया। इसका वेट किधर काम करेगा, mg, नीचे की ओर काम करेगा। इसका फोर्स कांस्टेंट हमने K1 मान लिया, इसका फोर्स कांस्टेंट K2 मान लिया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हम इसमें y करेंगे, ऐसे खींच दिया, तो क्या होगा, y डिस्प्लेसमेंट इसमें भी आएगा और y डिस्प्लेसमेंट इसमें भी आएगा। एक साथ हमने खींच दिया है, ठीक है। तो ये F1 फोर्स लगाएगा और ये वाला F2 फोर्स लगाएगा। क्योंकि ये दूसरा स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, इनके फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है। तो इस पे जो नेट फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा, नेट फोर्स। जब इसको नीचे की ओर खींचेंगे तो एक फोर्स नेट F ऊपर आएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो F इक्वल टू F1 प्लस F2। F वाला डिस्प्लेसमेंट कितना करता है, और इसका मान लिया कि इक्विवेलेंट जो फोर्स कांस्टेंट है वो K है। तो क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स, और इसका क्या हो जाएगा K1, और डिस्प्लेसमेंट कितना है Y, प्लस K2 और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है Y।
दोनों एक साथ है, जब खींचेंगे तो y डिस्प्लेसमेंट इसमें भी होगा, y डिस्प्लेसमेंट इसमें भी होगा। तो यहां से क्या हो गया, ये kx क्यों लिख दिया भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना है y, अगर इसमें y करेंगे तो y ही इसमें आएगा, y ही इसमें आएगा। तो यहाँ से y कॉमन कर लिया और माइनस इन सब के साइन भूल गया, तो माइनस इन लोगों का बाहर मैं कर लेता हूँ, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट कर गया, कहाँ से, बाई हुक्स लॉ। तो यहाँ से y पहले बाहर करिए, तो के वाई इक्वल टू वाई बाहर हो गया, क्या मिला, k1 प्लस k2, और यहाँ से y मर गया, तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट कितना मिला, k इक्वल टू k1 प्लस k2। यानी पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, इनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसमें क्या होता है, इनके रेसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो देयरफॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देयरफॉर इन दिस केस, यानी पैरेलल के केस में, इन दिस केस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन period of oscillation t equal to 2 pi under root m by k, और k की वैल्यू कितनी मिली है, k1 प्लस k2। तो अगर बॉडी को दो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से ज्वाइंट करेंगे तो उनके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर सीरीज में है तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2 अपान k1 k2 इंटू एम, और अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई k1 प्लस k2। इन फार्मूलों को डायरेक्ट हम याद रखेंगे, और इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।